वेलकम टू विजन जेआरएफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सादिक। लॉजिकल रीजनिंग का जो है पार्ट 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस क्लास के अंदर जो है हम 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और कुछ इसी तरीके से जो है आपके कंसेप्चुअल बेस्ड के क्वेश्चन हैं। यानी आज की क्लास में जो है बहुत सारे आपको नए कंसेप्ट भी सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चन नंबर है 31। लॉजिशियन आर प्रिलिमिनरी इंटरेस्टेड इन। ठीक है, यानी लॉजिकर के बारे में पूछा गया है कि आम तौर पर या बुनियादी तौर पर वो किस तरीके की लैंग्वेज को यूज करने में उनका इंटरेस्ट होता है। क्या वो इमोटिव लैंग्वेज को यूज करते हैं, पोएटिक लैंग्वेज या इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज या डायरेक्टिव लैंग्वेज। देखिए, इमोशन लैंग्वेज ये ऐसी लैंग्वेज होती है जहां पर आप अपनी फीलिंग या इमोशन को क्या करते हो, एक्सप्रेस करते हो, यानी एक तरीके से आप बयान करते हो। पोएटिक लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज होती है जिसको शायर यूज करता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं की जाती है, बल्कि आप इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करके जो शायरी वाली होती है जिसके अंदर आप अपने महबूब को जो है चांद से तशबीह देते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप मेटाफर, सिमाइल, ठीक है, इस तरीके की चीजों को यूज करते हो पोएटिक लैंग्वेज को यूज करके। इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज ये वो लैंग्वेज होती है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन देना मकसद होता है, यानी इससे जो है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देते हो इस तरीके की लैंग्वेज को यूज करके। डायरेक्टिव लैंग्वेज जो है ये वो लैंग्वेज होती है जहां पर आप किसी को डायरेक्शन देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे टीचर जो है स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि तुमको ये काम करके लाना है। मैंने आपको कहा फिच मी या गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, तो मैंने आपको जो है एक तरीके से डायरेक्शन दिया कि मुझे एक गिलास पानी दो। चलिए अब यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इमोटिव लैंग्वेज यूज फॉर एक्सप्रेशन फीलिंग एंड इमोशन। तो इस तरीके की चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अनदर टाइम भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया जा सकता है। तो ये वो लैंग्वेज होती है जो फीलिंग एंड इमोशन यानी जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। पोएटिक लैंग्वेज फोकस ऑन आर्टिस्ट एक्सप्रेशन रादर देन कन्वेइंग फैक्ट। कन्वेइंग फैक्ट का मतलब क्या है कि यानी यहाँ पर कोई जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती बल्कि आर्टिस्ट एक्सप्रेशन पर फोकस होता है। यानी जिसको शायर यूज करता है वो तशबीह का इसके अंदर यूज करेगा, इस्तेआरा का यूज करेगा, मजाज का इस्तेमाल करेगा। इंग्लिश में अगर हम कहें कि जिसको हम सिमाइल बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं, इस तरीके की चीजों को यूज किया जाता है कि जहां पर शायर जो है अपनी शायरी में महबूब को जो है चांद से तशबीह देता है। कुछ इस तरीके की शायरी आप लोग सुनते हैं। डायरेक्टिव लैंग्वेज यूज टू इशू कमांड और इंस्ट्रक्ट बिहेवियर रादर देन एनालाइज लॉजिकल कंटेंट। ठीक है, लॉजिकल कंटेंट को एनालाइज के अलावा जो है के अलावा जो है यहाँ पर किस चीज पर फोकस होता है, इंस्ट्रक्ट देने पर या कमांड देने पर या कुछ भी इस तरीके की चीजों को इशू करने पर डायरेक्टिव लैंग्वेज को यूज किया जाता है। इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज क्या होती है? Because it convey fact and support logical arguments and analyze truth and the validity of statement। क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके लॉजिकल आर्गुमेंट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसी तरीके से स्टेटमेंट की वैलिडिटी को और उसकी सच्चाई का क्या करती है, ये एनालिसिस करती है। तो आपको मालूम है कि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आप जितने भी आर्गुमेंट पढ़ेंगे, जितने भी स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे, सब में आपको लॉजिकल आर्गुमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। चाहे आप डिडक्टिव आर्गुमेंट पढ़ लें या आप इंडक्टिव आर्गुमेंट पढ़ लें, हर आर्गुमेंट के स्टेटमेंट को जब भी आप चेक करोगे तो आपको एक लॉजिकल आर्गुमेंट की जरूरत पड़ती है जो आपके सारे स्टेटमेंट को क्या करे, सपोर्ट करे। ठीक है, तो यहां पर इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज जो है लॉजिशियन यूज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 32। अकॉर्डिंग टू न्याया व्हाट इज द परामा। आपको मालूम है कि इंडियन लॉजिक के अंदर जो हमें नॉलेज मिलती है वो दो तरीके से मिलती है। एक होता है परामा जिसके तहत जो है हमें करेक्ट नॉलेज मिलती है और जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, यानी प्रमाण की जो 5 या 6 टाइप आपके सिलेबस में है, परसेप्शन, अनुमान, शब्द, उपमान, अनुपलब्धि। ठीक है, इस तरीके की जो सारी टाइप्स है वो आपके परामा की कैटेगरी में आती है। परामा मीन्स आपको जो नॉलेज मिलती है वो बिल्कुल करेक्ट एंड वैलिड नॉलेज मिलती है और वैलिड नॉलेज लेने का जो तरीका है, जो टाइप्स है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे क्या, उसी परामा को जो है संस्कृत टर्म में यथाराथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यथार्था बोलते हैं।
ठीक। तो यहाँ पे हम इन दोनों का भी डिफरेंस समझ लेंगे। बाकी ये स्मृति जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, ठीक है, और समस्या ये एक हिंदी टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं डाउट। ये दोनों चीजें आपकी किसके अंदर आएंगी? अपरामा, यानी जहां पर आपको इनवैलिड नॉलेज मिलती है। विकल्पा इसका मतलब होता है इमेजिनेशन। सम टाइम इसको जो है इरड़ के नाम से भी डिनोट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन में आप इरड़ भी देखोगे, इस तरीके की चीजें लिखी होती हैं। तो इन तीनों को हम समझ लेते हैं। देखिए, प्रामा इज अ वैलिड या करेक्ट कॉग्निशन। कॉग्निशन मींस नॉलेज विच इज डिफाइंड एज यथार्था जनाना। ठीक है, यानी परामा को जो है दूसरे शब्दों में या संस्कृत टर्म में क्या बोलते हैं? यथार्था जनाना बोलते हैं। और परामा का मतलब होता है वैलिड या करेक्ट कॉग्निशन। ठीक है, यानी यू गेन वैलिड नॉलेज या करेक्ट कॉग्निशन बाय द परामा इन इंडियन लॉजिक। ठीक। अपरामा क्या होता है? ये फॉल्स या इनवैलिड नॉलेज विच इंक्लूड मेमोरी यानी स्मृति, डाउट या समस्या, एंड इमेजिनेशन यानी विकल्पा। देखिए क्यों ये तीन चीजें, ये तीन कैटेगरी अपरामा के अंदर शामिल होती है, स्मृति, समस्या एंड विकल्पा। क्योंकि अपरामा कहता है कि मान लीजिए पास्ट में आपने कोई चीज देखी थी जो कि आपकी मेमोरी के अंदर है, लेकिन उस पास्ट वाली नॉलेज को आप प्रेजेंट में जो है प्रेजेंट करना चाहते हो, प्रेजेंट में आप बता रहे हो, लेकिन आप मुकम्मल तौर पर जो है श्योर नहीं हो, कंप्लीटली जो है आपको वो पास्ट वाली चीज याद नहीं है। आप एक तरीके से क्या हो, बिल्कुल 50-50 का जो है परसेंट है। तो ये कहता है कि हमें इस तरीके की नॉलेज नहीं चाहिए जिसके बारे में आप मुकम्मल तौर पर श्योर नहीं हो। वही चीज आपकी डाउट में आ सकती है कि कोई भी ऐसी बात है जिसके अंदर आपको डाउट है कि हाँ ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तब भी अपरामा कहता है कि इस तरीके की जो नॉलेज होती है वो फॉल्स या इनवैलिड होती है। इमेजिनेशन, इसी तरीके से आप कुछ इमेजिन कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, और उस बेस पे आप नॉलेज लोगों को दे रहे हो, तब भी जो है ये नहीं मानी जाएगी। वहीं पर इन अदर एंड अगर हम परामा की बात करें, तो परामा के अंदर 6 टाइप्स होते हैं। परसेप्शन होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द होता है, ठीक है, अनुपलब्धि होती है, अर्थपत्ति होती है। तो इनको जो है बहुत सारे इंडियन लॉजिक के जो स्कूल है वो मतलब करेक्ट या वैलिड नॉलेज के तौर पर उसको एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारे जो है वो नहीं करते हैं। तो ये एक अलग जो है आपकी बहस हो जाती है, एक अलग जो है आपका ये चैप्टर हो जाता है जो आप लोग पढ़ोगे, आपको हमने पढ़ाया भी है। बट परामा एंड अपरामा के हिसाब से दोनों का डिफरेंस यहाँ पर हमने आपको समझा दिया है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आप जरूर याद रखना कि समृद्धि, समस्या एंड विकल्पा वो अपरामा का पार्ट है, एंड परामा को जो है यथार्था बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 33। आइडेंटिफाई द फिगर इन द फॉलोइंग। देखिए, ऑल आर्टिस्ट आर इगोइस्ट, सम आर्टिस्ट आर पॉपर्स, देयरफॉर सम पॉपर्स आर इगोइस्ट। तो आपको मालूम है कि फिगर जो है वो एक ऐसी टर्म होती है जो दोनों स्टेटमेंट में क्या आती है? बार बार आती है। तो इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट में भी आर्टिस्ट आया है और सेकंड स्टेटमेंट में आर्टिस्ट आया है, ठीक है। तो हमारी जो फिगर का शेप है हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये वाला जो शेप है, ठीक है, यानी दोनों का सब्जेक्ट आया हुआ है, ये हमारी फिगर क्या है? 4 है। ठीक, सॉरी, ये हमारी फिगर क्या है? 3 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए, विच अमोंग द फॉलोइंग आर कंट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन की डिफिनेशन आपको मालूम है कि अगर आपका एक सही है तो दूसरा फॉल्स हो जाएगा, दूसरा सही है तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो कंट्राडिक्शन का जो रिलेशनशिप होता है वो हमेशा ए एंड ओ के अंदर होता है, या फिर ई एंड आई के अंदर होता है। ठीक है, ये होता है कंट्राडिक्शन का डिफिनेशन। अगर ए सही है तो ओ आपका गलत हो जाएगा, अगर ई आपका सही है तो ये गलत हो जाएगा, या ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, या ये गलत है तो ये सही हो जाएगा। यानी दोनों आपका एक साथ सही नहीं होगा। अगर एक सही है तो दूसरे को गलत होना ही होना, ये कंपलसरी है। तो आप उस हिसाब से इसका आंसर देख सकते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्शन पे आता है। ए एंड डी। ए जो है वो आपकी आल वाली स्टेटमेंट है, सम जो है वो आपकी सम नॉट वाली स्टेटमेंट है, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ए एंड डी जो है ये कंट्राडिक्शन है, तो ये यहां पर इसका सही आंसर है। चलिए, ये आपका एक नया क्वेश्चन है। इन लाइट ऑफ जैन एपिस्टेमोलॉजी, इन विच पर्टिकुलर ऑर्डर डस मार्टी नॉलेज अराइज। ठीक है, यानी जैन फिलॉसफी में पूछा जा रहा है कि फॉलोइंग में से वो कौन सी ऑर्डर है, यानी धराना, इहा, अवागरा एंड अपाया जो है इसके स्टेप है। ठीक है, यानी इनको फॉलो करके किस तरीके से आप माती नॉलेज को अचीव करते हो या माती नॉलेज को आप अराइज करते हो। अब ये माती नॉलेज होती क्या है, इसको हम समझते हैं, और इनके स्टेप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इनका तरीका भी हम जानेंगे कि इनको हम कैसे याद रख सकते हैं।
देखिए, इन जैनिज्म माती नॉलेज बिगिन विद सेंसेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड कैप्चर बाय द सेंस ऑर्गन। देखिए, सिंपल सी बात है, जैनिज्म के अंदर जब आप अपने सेंस से किसी नॉलेज को हासिल करते हो तो सेंस आपकी क्या होगी, जैसे हम बोलते हैं हवासिल खमसा, ये पांच चीज है जो हमारे सेंस का काम करती हैं, ठीक है। हमारा आंख हो गया, ठीक है, नाक हो गई, जुबान हो गई, कान हो गया, एंड हाथ यानी जो है टचअप। तो अगर हमें सेंसेशन लेना है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक पार्ट है, अब इस पार्ट को अगर आप अपने हाथ से जो है पकड़ोगे तो आपको एक सेंस वाली नॉलेज मिल जाएगी, यानी आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट जो है गर्म है या ठंडा है, या इसके अंदर जो पानी रखा हुआ है वो कैसा है, मीठा है या जो भी है, ठीक है। तो सेंसेशन मीन्स अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको जो है वो नॉलेज मिल जाती है। तो उसके 4 स्टेप है, यानी वो नॉलेज लेने के 4 तरीके हैं, कैसे आप वो नॉलेज लेते हो, यही चीज आपको याद रखनी है, और इसी को माती नॉलेज कहा जाता है। अवागरा, अवागराह मीन्स सेंसेशन। दिस इज द इनिशियल परसेप्शन या इनिशियल स्टेज और ग्रेप्सिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द सेंस, ठीक है। तो अवागरा ये आपका सबसे पहला स्टेप है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से क्या करते हो, ग्रेप्स करते हो, यानी पकड़ते हो, ठीक है, लेते हो। फिर उसके बाद है ईहा, जिसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ क्वेश्चनिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो ये सेकंड स्टेज ऐसा है, यानी जो ऑब्जेक्ट आपने अवागरा के अंदर पकड़ा है उस ऑब्जेक्ट के बारे में आप क्वेश्चन करते हो, एक तरीके से आप यहाँ पे क्या करते हो, डिस्कवर करते हो, उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हो। फिर आपका आया है अपाया, यानी डिटर्मिनेशन। दिस इज द स्टेज वेयर अ जजमेंट और कंक्लूजन इज मेड अबाउट द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। तो ईहा के अंदर जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन किया है, नॉलेज को डिस्कवर किया है, तो थर्ड स्टेज के अंदर उस चीज को यानी उस इंफॉर्मेशन को के बेस पर आप अपना एक कंक्लूजन बनाते हो, यानी एक तरीके का आप जजमेंट बनाते हो कि आपको क्या नॉलेज मिली है, उस बेस पर आप यहाँ पर फैसला लेते हो। धराना, जिसको हम रिटेंशन बोलते हैं। दिस इज द फाइनल स्टेज वेयर नॉलेज गेन इन स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो ये ऐसा स्टेज है, यानी जो कुछ भी नॉलेज आपने गेदर किया है या फिर जो कुछ भी आपने कंक्लूजन बनाया है अपाया के अंदर, उस चीज को आप लाकर अपनी मेमोरी के अंदर यानी स्टोर कर लेते हो, यानी एक मुकम्मल आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है 4 स्टेज के जरिए। यानी यू कुड कंप्लीट गेन इंफॉर्मेशन बाय द 4 स्टेज। वो क्या है, अवाग्राह, ईहा, अपाया एंड धराना। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि सीक्वेंस में ही आपको याद रखना है, और यही सीक्वेंस यानी ऑर्डर में आपसे पूछा गया है, ठीक। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, वन मोर निमोनिक्स। आवा ईहा पाया धरा है, ठीक है। अवागराह को आप बोल सकते हो आवा, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, उर्दू में भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आवा, ठीक है, ईहा, या आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो आवा ईहा। अपाया मीन्स पाया, ठीक है, आवा ईहा पाया, ठीक। पाया, धराना मीन्स धरा है, ठीक। आवा ईहा पाया धरा है, ठीक है। तो इसको उर्दू, हिंदी या इंग्लिश जिस भी तरीके से आपको याद रखना हो। देखो, आवा ईहा पाया धरा है, तो ये आप अगर याद रखोगे तो ये एक सिंपल सी निमोनिक्स हो गई है जो आपके माइंड में याद भी रहेगी, और आप आसानी के साथ जो है इसका सीक्वेंस भी लगा पाओगे। आवा ईहा पाया धरा है। पाया कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, आपके पलंग के पाए होते हैं, चारपाई के पाए होते हैं, बेड के पाए होते हैं, ठीक है, कुछ भी होता है, ये हम अपनी लोकल या मकामी जुबान में जो है इस चीज को ऐसे बनाकर याद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 37। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या करिए, ये जो आपका तरीका है AEI&O, इससे जो हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, बट रिलेशनशिप आप तभी चेक कर पाओगे जब आपको कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, कंट्राडिक्शन एंड अल्टरनेशन की डिफिनेशन जो है कंप्लीटली आपको मालूम हो और विजिबल भी हो, यानी आप चीजों को समझ भी रहे हो। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर ए इज ट्रू तो ए इज फॉल्स, ठीक है, यानी अगर ए आपका ट्रू है तो ई आपका क्या है, फॉल्स है। यानी आपको रिलेशन इसमें और इसमें चेक करना है। ए को हमने ट्रू मान लिया, इसमें जो रिलेशन होता है वो कंट्रेरी का रिलेशन होता है, ठीक है। कंट्रेरी की डिफिनेशन क्या है कि दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, तो यानी अगर एक आपका ट्रू है तो दूसरा आपका फॉल्स होगा ही होगा, ठीक। फिर बी में आपको कहा गया कि इफ ई इज फॉल्स ओ इज अनडिटरमाइंड। देखिए, अब यहां और इसका रिलेशन पूछा गया है।
कहा गया कि अगर ई फॉल्स है तो वो आपका अनडिटरमाइन। कैसे? क्योंकि ये सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन है। सब अल्टरनेशन की डिफिनेशन जो है कि यानी जो फॉल्स होता है वो अपवर्ड होता है, यानी अगर नीचे वाला फॉल्स है तो ऊपर वाला फॉल्स होगा। बट अगर कायदे के खिलाफ चीजें हो रही है, यानी नीचे वाला फॉल्स नहीं है बल्कि ऊपर वाला ई फॉल्स है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अनडिटरमाइन हो जाता है। तो इस हिसाब से आप चीजों को चेक करेंगे तो ये चीज आपको समझ में आसानी के साथ आ जाएगी। मेरे चैनल पे अलग से इसकी डिफिनेशन और इसकी वीडियो जो है और इस तरीके के क्वेश्चन के कंप्लीट लिस्ट भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां से ढूंढकर इस कंसेप्ट को जो है आप क्लियर कर सकते हो। चलिए, सत प्रतिपाक्ष हेत्वाभास इज आल्सो नोन एज। देखिए, इंडियन लॉजिक की जो 5 फेलिसी है और वो सारी की सारी मिडिल टर्म की फेलिसी हैं, उनके अलग मुख्तलिफ नाम हैं और ये सारे नाम आपको पढ़ाए गए हैं। सत प्रतिपाक्ष हेत्वाभास को हम प्रकारशमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 39। द थ्री रत्ना या त्रिरत्ना ऑफ जैन एजुकेशन फिलोसफी विच लीड टू मोक्षा। ठीक है, यानी जैन एजुकेशन फिलोसफी के वो 3 कंसेप्ट क्या है जिसकी वजह से आपको मोक्ष की प्राप्ति हासिल हो सकती है। मोक्ष होता क्या है? देखिए, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म का जो अकीदा है वो ये अकीदा है, उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि इंसान जब मरता है तो उसकी रूह जो है जिंदा रहती है, यानी उसकी रूह का जो है बार बार पुनर्जन्म होता रहता है। ठीक है, यानी बॉडी तो मर जाती है बट उसकी जो जान होती है, उसका जो सोल होता है, वो बार बार जो है पुनर्जन्म होता रहता है। तो अगर किसी की रूह को जो है मुकम्मल तौर पर आजादी मिल जाए, यानी बार बार पैदा होने से उसको आजादी मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, उसकी रूह जो है गॉड यानी परमात्मा के साथ मिल जाए या परमात्मा के पास चली जाए, उसी को हम बोलते हैं मोक्षा। जैसे कि जिंदा लोगों के लिए भी लोग इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हासिल हो गई है। तो उसका मतलब यह है कि यानी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो है आपको सारी चीजों से बेजार हो जाए, बल्कि आप स्पिरिचुअल जिंदगी जी रहे हैं, रूहानी जिंदगी जी रहे हैं, यानी आपका सारा का सारा कनेक्शन जो है सिर्फ गॉड से, परमात्मा से है। ठीक है, बाकी किसी भी दुनियावी जिंदगी में चाहे कोई ख्वाहिश का आपका इजहार नहीं, किसी भी चीज में आप जो है नहीं लग रहे हो। ठीक है, तो ये है सिंपल सी बात, मोक्षा ये होता है। तो वो कौन से 3 स्टेप है जिसको आप फॉलो करके मोक्ष को जो है अचीव कर सकते हो? तो ये है आपका समावाग दर्शना, समायक ज्ञान एंड समायक चरित्रा। तो इनको भी हम समझ लेते हैं कि ये 3 चीजें हैं क्या। देखिए, समायक दर्शना जिसका मतलब होता है राइट फैक्ट, यानी आप जिस भी रिलीजन्स को मान रहे हो तो आपका अकीदा जो है बिल्कुल राइट होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, यानी आप अपने ही मजहब के जो है खास होकर रहो। राइट नॉलेज, आपको राइट नॉलेज अचीव करना है, राइट नॉलेज ही जो है आपको पब्लिश करना है या इधर से उधर जिसको भी बताना है, यानी सही आपको रहना, झूठ या कुछ मिला जुला कर इस तरीके की चीजें आपको नहीं फेमस करनी है। राइट कंडक्ट का मतलब ये होता है कि आपका तर्ज अमल, यानी आपका अखलाक, आपका तौर तरीका, आपका रवैया जो है वो बिल्कुल बेहतर होना चाहिए। यानी आपको नॉन वायलेंस रहना है, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, अखलाक का जो है ख्याल रखना है, ये सारी चीजें आपका राइट कंडक्ट का पार्ट बनेंगी। तो ये 3 चीजें आपकी जिंदगी की ऐसी हैं जैन एजुकेशन फिलॉसफी में, जिसको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति हासिल कर सकते हो। तो देखिए, इसको जेवल्स भी बोलते हैं, जेम्स भी बोलते हैं। दीज 3 आर जेवल्स या जेम्स टुगेदर फ्रॉम द पाथ टू स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्षा बाय प्यूरिफाइंग द सोल एंड फ्रीइंग इट फ्रॉम द कार्मिक साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। देखिए, मोक्षा यही होता है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो बार बार जो है बर्थ एंड साइकिल का जो कार्मिक वो है, यानी बार बार जो है आपकी रूह का जो है जन्म होता रहेगा। आप एक बार मरोगे लेकिन बार बार जो है आपकी रूह किसी दूसरे के अंदर जो है जन्म लेती रहेगी। तो अगर आप ये 3 काम करते हो तो आपको क्या है, स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्षा आपको मिल सकता है, आपकी सोल जो है प्यूरिफाई हो सकती है, पाक हो सकती है, और इन चीजों से आप फ्री हो सकते हो। यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ का जो कार्मिक साइकिल है, इनसे आप जो है हमेशा के लिए फ्री हो सकते हो, यानी मुकम्मल तौर पर आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 40। अकॉर्डिंग टू दी न्याय, नॉलेज इज नॉट डिराइव्ड थ्रू द इंस्ट्रूमेंटली ऑफ अदर नॉलेज। ठीक है, यानी न्याय सिस्टम के मुताबिक वो कौन सा तरीका है जहां पर नॉलेज हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं लेते, यानी जो नॉलेज होती है नॉट डिराइव थ्रू द ऑफ अदर नॉलेज। ठीक है, यानी दूसरे नॉलेज के इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो नॉलेज नहीं हासिल की जाती है। कहने का मतलब ये है कि यानी नॉलेज लेने के लिए जो है किसी दूसरी चीज को हम बेस नहीं बनाते हैं, बल्कि डायरेक्टली हमें नॉलेज मिलती है। तो आपको मालूम है कि इट्स विजिबल ऑप्शन, इट्स फेमस ऑप्शन, तो ये है आपका प्रत्यक्ष। क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या होता है कि
यहाँ पर हमारा डायरेक्टली जो है कनेक्शन होता है। क्यों डायरेक्टली कनेक्शन होता है? क्योंकि यहाँ पर हम जो नॉलेज लेते हैं वो सेंस से लेते हैं, यानी डायरेक्टली हम अपने हाथों से चीजों को टचअप कर लेंगे, डायरेक्टली उस चीज को हम चख लेंगे, हम सूंघ लेंगे, हम सुन लेंगे, हम देख लेंगे। वहीं पर अगर अनुमान की बात की जाए तो अनुमान में क्या होता है, एक चीज को बेस बनाकर दूसरे चीज की नॉलेज ली जाती है। जैसे बादल को देखकर बारिश का अंदाजा लगाना, तो पहले आपने बादल देखा, उस बेस पर आपने कहा कि हाँ बादल बहुत काले हैं, घने हैं और लगता है बारिश होने वाली है। वहीं पर अगर प्रत्यक्ष की बात की जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं होता है। तो आज की क्लास को जो है यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगेंगी, क्वेश्चन सारे विजिबल हैं, क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको समझाने की, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरीके के आपके जो भी फ्रेंड्स हैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनमें आप चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।